नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल की जितनी भी एप्लीकेशन थी या जितनी भी सिचुएशन थी हमारे सिलेबस में, वो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दी है ना। अब अन्य टॉपिक हैं जैसे भंवर धाराएं हैं, स्वप्रेरकत्व है, अन्योन्य प्रेरकत्व है, तो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है। मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा। तो अभी जो अपन ने पढ़े वो उसमें मैंने आपको बता ही दिया था, फेराडे का और लेंज का नियम ध्यान रखिएगा। आगे भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे की तरफ। लेकिन अब क्योंकि अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल की लगभग सभी सिचुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब अब प्रेरित विद्युत वाहक बल कैलकुलेट नहीं करना, तो अपन एनसीईआरटी के वो वाले न्यूमेरिकल कर लें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल से संबंधित हैं। ठीक है। जब इन न्यूमेरिकल्स में भी अभी मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लूंगा, चित्र वाले हैं, क्योंकि पहले ही चैप्टर एक साथ अपन पूरा क्लोज कर दें, फिर चित्र वाले न्यूमेरिकल को अपन अच्छा खासा वेटेज दे देंगे, अच्छा खासा समय दे देंगे, उसमें खूब सारे किस्से ले लेंगे, है ना। तो मैं फिलहाल चित्र वाले न्यूमेरिकल पर भी फोकस नहीं हूँगा। मैं अभी तो जो थ्योरी डिटेल वाले न्यूमेरिकल होते हैं उन पर फोकस होऊंगा। तो एनसीईआरटी में भी मैं न्यूमेरिकल नंबर 1 नहीं करा रहा, 2 नहीं करा रहा, क्योंकि वो फिगर है चित्र वाले। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। एकेडमिक वाले बच्चे ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाते हैं और आए हुए हैं, तो वो तो सब करवाए जाएंगे, आप टेंशन न लें, है ना। तो सब प्रेरित विद्युत वाहक बल के पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फिर आगे अगला टॉपिक देखेंगे। तो सब न्यूमेरिकल के इस क्रम में 1 और 2 तो मैंने आपसे मना कर ही दिया, नहीं ले रहा मैं, है ना। लेकिन अब मैं ले रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 3, तीसरा न्यूमेरिकल। ये कहता है एक लंबी परिनालिका की इकाई सेंटीमीटर लंबाई में, इकाई सेंटीमीटर लंबाई का मतलब n, इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं, मतलब 15 फेरे प्रति सेमी। तो सब इसका मतलब हुआ मीटर में चेंज करें तो 1500 फेरे प्रति मीटर। वैसे भी आप ऐसे डायरेक्ट भी लगा लें, 1 सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं तो 1 मीटर में 1500 होंगे। इसके अंदर, परिनालिका के अंदर 2 वर्ग सेमी का एक छोटा सा लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा है। मैं चित्र दिखा दूंगा, है ना। अब इस परिनालिका के अंदर जो लूप रखा है उसका क्षेत्रफल है 2 वर्ग सेमी, मीटर में चेंज करो, बटा 100 2 बार 100 का भाग देना पड़ेगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सिचुएशन क्या दिखा रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूं, ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो अपने बीच में, या न्यूमेरिकल करते समय हम कंफ्यूज नहीं हो। ये तो परिनालिका है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में होता है। इसमें इसने कहा एक लूप, ये लूप ले लिया मैंने, ये वाला, है ना। इस तरह इसने लिया क्योंकि इसने कहा ये लूप चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत मैंने दिखा दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत दिखाऊंगा तो B और लूप के तल का क्षेत्रफल दोनों एक दिशा में होंगे, यानी B पैरेलल टू L, B पैरेलल टू L नहीं, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। इसलिए अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो बी ए कोस थीटा, थीटा 0, तो क्या लिखेंगे बी ए।
अब आप एक बात ध्यान से सुनना, जब मैंने अनेक बार कभी फ्लक्स निकाला होगा तो आपने गौर किया होगा कि मैं बी ए ले लेता हूं, तो देखो लेना तो मुझे बी ए कोस थीटा ही चाहिए, पर मैं अगर बी ए ले रहा हूं तो फिर आप समझ जाना बी और ए दोनों समांतर हैं। जैसे यहां पे देखा ना आपने, बी और ए दोनों पैरेलल हैं, तभी मैंने थीटा बराबर 0 करा। अब मैं फाई को क्या कहूंगा, बी ए बोलूंगा, है ना। तो जब भी मैंने हालांकि बताया नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब भी मैं फाई को बी ए लिख रहा हूं तो उस मोमेंट में आप समझ जाना कि थीटा बराबर 0 रहा है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 0.1 सेकंड में कर दिया जावे, तो समय अंतराल तो ये बोल रहा है 0.1 सेकंड, और धारा का परिवर्तन ये बोल रहा है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, तो धारा का परिवर्तन हुआ 4 - 2, है ना, यानी 2 एम्पियर का धारा का परिवर्तन रहा, है ना, 2 एम्पियर धारा का परिवर्तन। ठीक है साहब, धारा का परिवर्तन 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, तो 4 - 2 यानी 2 एम्पियर। अब ये कहता है इस समय में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई का मान बताओ। ठीक है साहब, तो फेराडे के नियम से, या पहले मैं चुंबकीय क्षेत्र वगैरह आपको बता देता हूं, है ना, पहले फाई वगैरह को देख लेते हैं अपन, फिर बात करेंगे। ठीक है, तो सब पहले चुंबकीय क्षेत्र की बात करें और फाई की, तो देखो क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी ए, क्यों है वो आपको बता दिया। अब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में कितना, μ0 स्मॉल n I, ये तो इसमें साथ में ही सही, तो फाई इतना होगा, है ना। अब फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा है ना, डी फाई डी टी लिख दो, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फाई की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए इक्वेशन 1 से, तो बाई इक्वेशन 1, है ना, इज इक्वल टू माइनस, यहां पे एक चीज और बता देता हूं, आप प्रेरित विद्युत वाहक बल में माइनस चिन्ह लगाएं ये जरूरी नहीं है, आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बताना है, मतलब मान बताना है ना। तो परिमाण अगर आप बिना ऋण चिन्ह लगाए बता भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाई नेचर तो हम जानते हैं ना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोधी करता है, माइनस चिन्ह उसी की परिणति है, लेकिन अब तो हम समझ ही गए ना कि ये तो विरोध कर रहा है, तो अगर आप मैग्नीट्यूड में भी लिखेंगे यानी माइनस चिन्ह नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे ये ध्यान रखना कि जो मैं कैलकुलेट करके आंसर दूंगा, ठीक है, मेरे आंसर में हो सकता है माइनस लगाओ, और आप बुक का आंसर देखेंगे तो जरूरी नहीं उसमें माइनस हो, है ना। तो सब डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, फाई की वैल्यू रख दो सब, μ0 NIA, कांस्टेंट बाहर निकालो, μ0 कांस्टेंट, ये माइनस लगा है ना, ये n कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, लेकिन धारा का परिवर्तन तो बताया गया है कि धारा का परिवर्तन तो 0.1 सेकंड में 2 एम्पियर का हुआ है, तो देख लो धारा का परिवर्तन हुआ है, इससे मैंने उसको इस तरह से मैनेज कर दिया। क्लियर है ना। वैल्यू पुट करो सब, कैलकुलेशन लंबी होगी तो मैं नहीं करूंगा और छोटी होगी तो मैं करकुरा के दिखा दूंगा। μ0 तो इस 12.56 या 4 पाई है ना, इंटू 10 की पावर -7, n ये 1500 लिख दिया, एरिया
ये 2 इंटू 10 की पावर -4। डेल्टा आई धारा का परिवर्तन 2 एम्पियर और कितने समय में? 0.1 सेकेंड में। ठीक है साहब, अब कैलकुलेट करते हैं। माइनस चिन्ह चलने दो, अब चल रहा है तो है ना। अब देखो इसकी एक जीरो ऊपर गई, मैं अलग कलर से दिखाता हूं तो है ना। इसकी एक जीरो ऊपर गई, एक जीरो ऊपर भेज दी अपन ने, मान लो ये होगी साहब। इसको मैं 2 जीरो यहां की निकाल लेता हूं, एक जीरो यहां से आएगी, 3 जीरो है ना। अब 3 जीरो में भी इसको मैं 1.5 लिख देता हूं, तो देखो -12.56। अब देखना ध्यान से, इसको मैं 1.5 लिख रहा हूं, तो 3 जीरो मैंने यहां से ली, एक जीरो यहां से आई, 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। ये हुआ 1.5 दूनी 3 और 3 दूनी 6 है ना। ये मेरी कैलकुलेशन है, आप रीचेक करके देख लेना। तो मेरे हिसाब से तो एक जीरो इसकी आ गई, 2 जीरो यहाँ थी, एक मैंने 1.5 लिख के ले ली, 1.5 2 जा 3 और 3 2 जा 6 है ना। ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर दी और मैंने लिख दिया 10 की पावर -7। ये बचा पड़ा है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल 36 का 6, 3 30 और 3 33, मतलब फिर 3 12 72 और 3 75 इंटू 10 की पावर -7 वोल्ट। यानी माइनस लगाओ तो लगा दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। 7.536 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट है ना। मैं कैलकुलेशन की कोई गारंटी नहीं लेता हूं, मेरी गारंटी यहां तक की है। कैलकुलेशन तो ठीक है, मैंने जैसा मेरे को बैठा समझ में वैसे मैंने कर दी है ना। तो ये सब सिचुएशन समझ गया। प्रणाली का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रही है, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन इस लूप से संबद्ध में हो रहा है। तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। लूप में, परिणालिका में नहीं। क्लियर साहब? ये न्यूमेरिकल नंबर 3। अब आ जाइए सब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एनसीईआरटी को ले रहे हैं, थोड़ा डिटेल में ले रहे हैं ढंग से ना। एक आयताकार लूप जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और या जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। तो आयताकार लूप की भुजा एक तो 8 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयताकार लूप में भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। एक स्थान पर इसमें थोड़ा कट लगा हुआ है, एक स्थान पर कट लगा हुआ है, इसका मतलब धारा की कैलकुलेशन तो आप मत करो, खुले परिपथ में धारा संभव नहीं है, तो धारा की कैलकुलेशन नहीं करनी, पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की तो करनी है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र इसने बता दिया, 0.3 टेस्ला है ना, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। अब इस लूप को आप इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। यदि लूप को बाहर निकालने का वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है ना। ये फ्लो में लिखने में थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का मतलब सीधा सीधा हुआ 10 की पावर -2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये लूप को निकालने का वेग है। तो कटे भाग के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? जब लूप की गति अभिलंब हो, ठीक है, लूप को जब खींचोगे तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो है ही, अभिलंब हो, अभिलंब किसके हो? बड़ी भुजा के, अभी मैं समझा दूंगा। बी छोटी भुजा के। प्रत्येक स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितने समय तक रहेगा? बड़ा अच्छा सवाल है।
देखो साहब मैं आपको समझाता हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है ना। अब इसमें मैं लूप बना देता हूं, है ना। थोड़ा सा इसको एक ड्रॉप में और ले लेता हूं। बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है, प्यारा सवाल है। लूप है ना, अभी मैं पहले तो लूप बना दूं। अब मैं कटा वटा सिरा तो नहीं रखने वाला, है ना। मैं तो इसको ऐसे रख देता हूं, एक बार तो इससे और एक बार ऐसे। क्लियर। अब ए और बी में उसमें देख के बताता हूं। ये कह रहा है जब लूप की गति लूप की लंबी भुजा के लंबवत हो, लंबी भुजा के लंबवत हो। ये तो ए वाला केस है। बी वाला केस जब छोटी भुजा के लंबवत हो, यानी दूसरी स्थिति में लूप को ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। ये क्या है साहब, L2 छोटी भुजा है ना, और ये बड़ी भुजा है L1 अपन ने जो लिख रखा है। ऐसे यहां देखो, ये L1 और ये L2, ठीक है साहब। छोटी भुजा को अपन ने L2 दे रखा है देखो, और लंबी भुजा को L1। अब इसने कहा कि जब आप लूप को लंबी भुजा के लंबवत खींचेंगे, है ना, ये आपके सामने दिखा रखा है ए, ठीक है। तो आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल कैलकुलेट कराना है ना, या करना है। तो सब अब प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर है ना VBL से निकलेगा। छड़ की लंबाई कौन है, जहां से आप निकाल रहे हो उसके लंबवत छड़ की लंबाई देखो L, तो VBL1, ठीक है सब। V की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻²। चुंबकीय क्षेत्र 0.3 एंड 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में कन्वर्ट करो, 8 × 10⁻²। तो इस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हुआ सब, 8 × 24 यानी 2.4 और 10⁻⁴ वोल्ट। ये सब एक आंसर। इसने ये भी पूछा कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कितने समय तक रहेगा। अब देखो साहब, यहां से खींचना चालू कर रहे हो, यहां आने के बाद लूप बाहर निकल गया, तो L2 दूरी जब तक चलेगी तब तक विद्युत वाहक बल प्रेरित रहेगा, उसके बाद तो लूप बाहर निकल जाएगा। तो कितने समय तक ये विद्युत वाहक बल प्रेरित रहेगा। तो सब पहले क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, अब दूसरे का दे दो। समय बराबर दूरी, अब दूरी कौन सी लोगे, L2 बटा वेग। क्लियर साहब। भाई इतनी दूरी तय करने के बाद, यानी L2 दूरी तय करने के बाद तो लूप बाहर आ चुका, फिर कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन फिर नहीं है साहब। तो कहने का मतलब दूरी L2 कितनी है 2 × 10⁻² सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, और वेग 10⁻²। ये सब कैंसिल हो गया, तो ये विद्युत वाहक बल कितने सेकंड तक रहेगा, ये विद्युत वाहक बल 2 सेकंड तक रहेगा। अब क्वेश्चन बी, अगर आप छोटी भुजा के लंबवत खींचते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो अब वेग के लंबवत भुजा की लंबाई कितनी है, अपन वही लंबाई लेते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल में जो वेग के लंबवत हो, L2। तो अब प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, E बराबर VB, पहले L1 था अब L2 है ना। यानी वेलोसिटी अपने को पता है इससे 10⁻², चुंबकीय क्षेत्र 0.3 टेस्ला, और L2 सेंटीमीटर को ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया साहब 0.6, ये गुणा कर दिया मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वोल्ट। इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। कब तक रहेगा, तो साहब यहां से ये चालू हो जाएगा और यहां तक रहेगा, यानी L1 दूरी तय करने तक रहेगा।
तो साहब कितने समय तक ये विद्युत वाहक बल रहेगा? तो साहब दूरी बटा वेग, है ना, क्लियर। अब की बार दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर, जिसको कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर में। वेग तो ठीक है 10⁻⁻² है, तो साहब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल रहेगा 8 सेकंड तक। छोटा प्यारा अच्छा सवाल है ना, ऐसे सवाल अच्छे होते हैं, सारा समझ में भी आ जाता है, सिचुएशन भी दिख जाती है। वीबीएल पर आधारित थे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल अपन ने सबसे पहले जनरेट किया था, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये कितने कौन कौन से किए थे अपन ने भी, है ना, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इससे पहले 3 हो गया, है ना। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कहता है। 1 मीटर लंबी लंबी धातु की छड़, धातु की छड़ की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, धातु की छड़ की लंबाई इसने बताई 1 मीटर, ठीक है। धातु की छड़ की लंबाई इसने बता दी अपने को 1 मीटर। इसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के पारित 400 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड का मतलब कोणीय वेग, 400 रेडियन प्रति सेकंड, है ना। कोणीय वेग को मात्रक से पकड़ना पड़ता है, मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है तो फिर स्वाभाविक है कोणीय वेग है। 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रहा है। तो ये छड़ है 1 मीटर लंबी जो एक सिरे के पारित है 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय वेग से घूम रही, मैं दिखा दूंगा अभी चित्र में, है ना। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय के संपर्क में है, ठीक है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। चुंबकीय क्षेत्र इसने बता दिया 0.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना करो, ठीक है सर। तो देखो अपन कर चुके हैं ये केस, ये स्थिति ये वाला है ना, ये छड़ PQ है जो P के पारित घुमाई जा रही है ना सर। अब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला अपन निकाल चुके, अपन को ये भी पता है कि इसका ये सिरा पॉजिटिव होगा और ये सिरा नेगेटिव होगा, है ना, क्लियर। इसमें अपन ने जो फॉर्मूला बनाया था वो था E बराबर ½ ओमेगा BL स्क्वायर, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में, ऐसे दिखा देता हूं चुंबकीय क्षेत्र, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में छड़ की नियत कोणीय वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो सिचुएशन दिखा चुके हैं, है ना। ओमेगा दे ही रखा है, मेरा ख्याल है ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को। 400 चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला, भुजा का स्क्वायर तो 1 × 1 वही 1 ही रहा। तो सीधी सीधी बात साहब ये हो गया 200 और ये 5/10 कर लो, इसको तो मैंने काट दिया, ठीक है। 5/10 ये 1 0 और कट गई, 20 पंजे 100 वोल्ट। तो ये सब प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल गया 100 वोल्ट, है ना। अब इसमें और तो कुछ विशेष पूछा नहीं है,